हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। प्रादेशिक राज्य का उद्भव और सामान्य इतिहास। देखिए, ये जो है भारत में प्रादेशिक राज्य का उदय के अंतर्गत है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि भारत में प्रादेशिक राज्य का उद्भव किस तरह से हुआ और इसकी क्या इतिहास रही और इसकी क्या विशेषता रहा। कहते हैं प्रादेशिक राज्य का अपना एक विशेष स्थान होता है। आपने देखा भी और जाना भी होगा, जब हम मुगल एम्पायर्स कर रहे थे वहाँ पर जो है क्षेत्रीय राजाओं के कारण जो है बहुत बार हारना पड़ा और कई बार जो है विदेशों का भारत को गुलाम बनने में हेल्प भी किया। और कई कई राजाओं ने तो विदेशी आक्रमणकारियों को निमंत्रण भी दिया, जिसमें आप बाबर की स्टोरी तो पढ़ ही चुके हो। तो ये सारी बातें इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि प्रादेशिक राज्य का उद्भव किस प्रकार हुआ और इसका सामान्य इतिहास में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन राज्यों का क्या हुआ। देखिए, कहते हैं 13वीं शताब्दी की अवधि में प्रादेशिक राज्य के संबंध में हमने पढ़ा और इन राज्यों के साथ क्या हुआ। क्या ये राज्य मध्यकालीन भारतीय राजनीति के ये परिदृश्य से पूरी तरह समाप्त हो गए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या ये खत्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे। इनमें से बहुत बड़ी संख्या में प्रादेशिक राज्य 13वीं सदी के बाद भी अस्तित्व में बने रहे, परंतु इन राज्यों पर शासन करने वाले राजवंशों और भूगोल में परिवर्तन आते ही रहे। और इस खंड में आप 13वीं से लेकर 18वीं सदी की अवधि के दौरान प्रादेशिक राज्य के संबंध में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि आखिर प्रादेशिक राज्य का उद्भव किस प्रकार से हुआ। चलिए देखना तो पड़ेगा। कहते हैं अगर दिल्ली सल्तनत कई राज्य जैसे बंगाल, बिहार, गुजरात, मलबा, राजस्थान के अनेक राजपूत राज्य जैसे जो है रणभोर, जलालौर, नागौर, अजमेर, दक्कन प्रदेश के जो है बरंगस व तेलंगाना राज्य, देवगिरी के यादव और दक्षिण राज्य में द्वार समुद्र के हयसल, मदुराई से पांड्यों और इसी प्रकार के अनेक राजाओं के साथ जुड़ने के कारण विस्तार हुआ। तो कहते हैं ये विस्तार का जो है परम सीमा थी। अलाउद्दीन खिलजी के अनेक लड़ाई और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद दक्कन में स्थापित होने के संबंध में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और जाने हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कैसे जो है राजधानी की परिवर्तन किया और कैसे जो है नुकसान में भी पहुंचा दिया। जिन प्रदेशों को सल्तनत के साथ जोड़ा गया था वो विभिन्न प्रांत बने और उन्हें जो है प्रांतीय सूबेदारों के प्रशासन के अधीन भी रखा गया। कहते हैं 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर 15वीं सदी में इसके पतन की अवधि तक प्रांतों जो कि हमें पहले स्वतंत्र राज्य थे, यानी देखा जाए दोस्तों तो ये सारे के सारे पहले स्वतंत्र राज्य थे। इसमें किसी भी राज्यों का पर किसी भी राजा कोई अधिकार नहीं हुआ करता था, लेकिन जो है केंद्र दिल्ली के साथ परस्पर अंतक्रियाएं होती रही, यानी दिल्ली सदैव ही किसी न किसी शासक के अधीन चलती गई। परंतु इन क्षेत्रों में सिर उठाने वाले विद्रोहियों को कभी पकड़ा नहीं जा सका। कहते हैं अपनों में जो विद्रोही होते हैं उनको पकड़ना बहुत ही दुष्कर्म कार्य होता है। हम सभी जानते हैं कि राजकुमार के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना संपूर्ण जीवन काल दक्कन, उड़ीसा, बंगाल के बागियों को दबाने में लगा दिया। अब समझ सकते हो कि ये बागी कोई दूर के नहीं थे, अपने थे, जिनको जो है दबाने में मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरी जीवन काल लगा दिया, यानी 3 क्षेत्र को दबाने में, दक्कन, उड़ीसा और बंगाल में। तो ये बागी थे और ये बार बार जो है प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे थे। यद्यपि अब क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का भाग था, परंतु भाषा, कला, साहित्य और धर्म जैसी प्रादेशिक विशेषता अभी भी इसमें मौजूद थी। यानी देखा जाए तो इन चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, भाषा, कला, साहित्य और धर्म जैसी प्रादेशिक विशेषताओं को। असल में जब इस्लाम यहाँ पहुँचा तो उसने यहाँ की प्रादेशिक विशेषताओं का ग्रहण भी किया। इस्लाम ने भी बहुत से रीति रिवाज को जो है ग्रहण किया और इन प्रदेश में पहले से ही मुसलमान व्यापारी और सेना में नियुक्तियाँ मुसलमानों की संख्या मौजूद थी। यानी देखा जाए तो भारत में पहले ही मुस्लिम की संख्याएँ मौजूद थी। फिर भी सल्तनत के जो है प्रत्येक सूबेदारों ने स्थानीय राजाओं और जमींदारों के साथ मित्रता की और उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार भी बहुत ही कर लिया। 14वीं सदी के पश्चात जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था
तो अधिकांश प्रादेशिक राज्य सूबेदारों की बगावत का परिणाम थे। विजयनगर और बहनमी की स्थापना क्रमशः हरिहर और बुक्का और जो है अलाउद्दीन हसन बैसर शाह जैसे प्रांतीय अधिकारियों द्वारा अपना अधिकार जमाने के परिणाम स्वरूप हुआ। इसी अवधि के दौरान पूर्व में बंगाल और पश्चिम में जो है मुल्तान और सिंध स्वतंत्र हो गए। फिरोज शाह तुगलक ने अपने खोए हुए प्रदेशों को फिर से हासिल करने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। उसने बंगाल को जीतने का भी एक सफल प्रयास किया। उसने जो है जजानगर उड़ीसा पर भी आक्रमण किया और वहाँ जो है लूटपाट की मगर उसे भी अपने राज्यों में नहीं मिला सका। उसने जो है कांगड़ा को लूटा और गुजरात और जो है थाटा में विद्रोह को भी काफ़ी हद तक दबा दिया। 1338 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के साथ ही सल्तनत का पतन हो गया। यानी फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के कारण ही 1338 में जो है तुगलक वंश का जो है खत्मा हो गया। कहते जैसा कि हमने अभी उल्लेख किया है कि बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय सूबेदार शक्तिशाली उस समय बन गए थे और प्रदेश में उन्होंने जो है स्वतंत्र अधिकार की घोषणा भी कर दिया था। यानी सभी जो है सूबेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र अधिकारी के रूप में घोषणा कर दिया और सुल्तान और कुलियों के परस्पर संबंध बिगड़ने लग गए। तभी तो इतनी बड़ी जो है युद्ध हुआ। स्थानीय शासकों और जमींदारों में के आपसी झगड़े के साथ साथ प्रादेशिक और भौगोलिक तनाव में सल्तनत की ओर कमजोर बना दिया। पतन की ओर बढ़ती सल्तनत को एक बड़ा ही झटका दिया। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण से लगा। तैमूर एक तुर्की था और मध्य एशिया से भारत में यहाँ की संपदा लूटने के फिराक में आया था और तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया और उसने बड़ी बेरहमी से हिंदू मुसलमानों औरत और बच्चों को कत्ल कर दिया। कहते हैं बहुत ही बुरा समय काल बताया जा सकता है जहाँ पर इसने लूट मार तो की तैमूरों ने, साथ में हिंदू और मुसलमान औरतें और बच्चों को जो है बहुत ही बुरी तरह से जो है कत्लेआम किया। कहते दिल्ली पर तैमूर के हमले के 15 वर्ष बाद दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। यानी कहते हैं 15 वर्ष पश्चात जब तैमूर ने हमला किया था उसके बाद दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और गुजरात, मलबा और वाराणसी के बाद जौनपुर के सल्तनतों में शक्तिशाली प्रादेशिक साम्राज्य के रूप में उभरी। गुजरात और जौनपुर लगातार दिल्ली सल्तनत के लोधी के साथ जो 1451 से जो है 1526 ईस्वी तक बना रहा। कहते तनाव में काफ़ी उस समय जो है यहाँ पर लोधी उलझा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं था। दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र नए प्रादेशिक राज्य मध्य और दक्षिण भारत में भी उभर कर आए, जिनमें से प्रमुख थे उड़ीसा का जो है गजपति, बहमनी के विजयनगर साम्राज्य। कहते बलौल लोधी जो 1451 से लेकर 1885 और सिकंदर लोधी जो 1489 से लेकर 1526 जैसे लोधी सल्तनतों से प्रदेश राज्यों को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया। कहते ये समय काल बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था, चाहे बलौल लोधी का हो चाहे सिकंदर लोधी का हो। कहते इसमें जो है प्रदेशी राज्यों को अपने नियंत्रण में करने का हर संभव कोशिश किया गया और अंत में इब्राहिम लोधी के शासन के दौरान 1517 से लेकर 1526 में बिहार ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। यानी बिहार ने स्वयं को जो है स्वतंत्रता घोषित कर दी। पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने बगावत कर दी और 1526 में बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण भी किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि बाबर को आमंत्रण किया गया और तब से जो है दिल्ली सल्तनत में जो कहते हैं मुगल काले का स्थापना हो गया। यानी यही समय अवधि थी जब जो है यहाँ पर मुगल का जो है राज्य स्थापित हुआ, जब बाबर को भारत में आमंत्रित किया गया। अब देखिए यहाँ पर बात आता है कि भारत में जो है बाबर को आमंत्रण क्यों किया गया। तो बात इतनी सी थी कि हर एक राजा जो भारत में रहता था वो सिर्फ राज्य को हड़पने के फिराक में था और कोई राजा अगर बैठता, लोधी जैसे बैठा हुआ था इब्राहिम लोधी, तो उसे ईर्ष्या करता था और इसीलिए जो है उसने बाबर को निमंत्रण भेजा कि आप आइए और भारत पर आक्रमण कीजिए और भारत के क्षेत्रों को जो है जीत के हमें सौंप दीजिए। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। बाबर ने जब यहाँ पर आया तो यहाँ की कंडीशन उसको काफ़ी सूट कर गया था, क्योंकि वो बहुत ही उतार चढ़ाव की जो स्थिति से गुजर चुका था। कहते हैं बाबर जो है कुछ समय राजगद्दी पे बैठता था तो कुछ समय जंगलों में व्यतीत करता था, ऐसी परिस्थिति थी। तो इसके बारे में मैं पहले ही बाबर की जो हिस्ट्री, जो मुगल काल के मैंने इतिहास बताया था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो इन्हीं कारणों से जो है बाबर थक सा गया था और उसने भारत पे ही अपना जो है अधिकार जमा लिया। तब जो राजाओं ने इसको निमंत्रण दिया था वो घबरा गए और उन्होंने क्या किया, बाबर से ही दुश्मनी करना स्टार्ट कर दिए। और कहते हैं बाबर को बहुत ही इन्होंने परेशान किया और बहुत बार जो है इनको युद्ध भी करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत काफ़ी ज़रूरी था। कहते हैं 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना और बाद की अवधि में इसके विस्तार के बाद प्रादेशिक राज्य में राज्य करने वाले राजवंश की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी और कालांतर में ये जो है राज्य मुगल साम्राज्य का हिस्सा भी बन गया। परंतु भाषा, कला, साहित्य और धर्म इत्यादि जैसे विशेषताएं कुछ परिवर्तन के साथ मौजूद सदैव ही रही। 18वीं सदी में मुगलों के पतन के बाद प्रांतीय सूबेदारों ने बगावत भी की और कुछ राज्यों को मुगल साम्राज्य के साथ जोड़े भी गए। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता स्वयं ही घोषित कर दी और इसके परिणाम स्वरूप नए प्रादेशिक साम्राज्य का उदय हुआ, जैसे पंजाब, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा। कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण साम्राज्य थे जो कि कालांतर में काफ़ी समय तक अपना जो है दबदबा बनाए रखे। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था और महत्वपूर्ण तो और भी होगा, जो आगे का टॉपिक आप समझिएगा और जानिएगा। तो इसके लिए आपको तिरपान सेंटर के साथ बना रहना पड़ेगा और बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। देखिए, अपना जो है भला आपने स्वयं ही सोचना है, इसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं बार बार आपको कहता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैं तो यही कहता हूँ कि जो बच्चे पहली बार वीडियो देखते हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और करिएगा तब जब टॉपिक आपको समझ में अच्छे से आए। कहते हैं बेमतलब का सब्सक्राइब करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इससे जो होता है बच्चे नहीं देखते हैं। कहते हैं वही चीज़ को देखो जो आपको समझ में आए, जहाँ से आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन ये बात भी है कि आप ज़रूर एक बार जो है तिरपान सेंटर में विजिट करके देखिए और देखिए कि आपके लिए कितनी यहाँ पर जो है समझ का भंडार पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तिरपान सेंटर का एक ही टैग है, नो ट्रिक ओनली अंडरस्टैंडिंग। तो ये अंडरस्टैंडिंग सदैव बना रहेगा। आप इसी तरह तिरपान सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।